जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में क्या होमवर्क दिया था? देना। अच्छा, एक और है ना। ये वाला, ये ये दोनों मैंने होमवर्क में दे दिए थे। अच्छा, ये प्रेसिपिटेशन वाला है ना। लीजिए। अच्छा, इधर देखो। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है? सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है BaOH होल ट्वाइस की इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ठीक है, सॉल्व करा था इसको, आ गया था आंसर। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ना तो यहाँ पर मुझे केएसपी गिवन है और नहीं मुझे इसका यहाँ पर कंसंट्रेशन गिवन है। सबसे पहले एक काम करते हैं, केएसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये एक सोल्यूशन दे रखा है ये, सबसे पहले तो ठीक है। यहां से अपन को क्या निकालना है? केएसपी निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा? BaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? Ba+2 प्लस 2OH माइनस एक्वस। अब मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी मान ली S, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या मानी? S, तो ये S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, मुझे पीएच दे रखा है तो पीओएच निकाल लूंगा। पीओएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस 8.3, ये आ जाएगा 5.7। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 5.7, बोल सकता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ मैं, 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर 0.3। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था। मेरे अकॉर्डिंग OH माइनस कितना होना चाहिए? 2S के बराबर। तो ये हो गया 2S के बराबर। तो क्या मैं कह सकता हूं S की वैल्यू आ जाएगी 10 टू दी पावर माइनस 6 मोलर। तो KSP कितना आ जाएगा? अच्छा मुझे बताओ, ये S किसका है? BaOH होल ट्वाइस का। तो KSP भी किसका आएगा? BaOH होल ट्वाइस का। KSP क्या हो जाएगा? 4S क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 मोलर की पावर 3। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। अब अपन को क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी निकालनी किसकी? BaOH होल ट्वाइस की इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। इसके अकेले की तो सॉल्युबिलिटी अपन निकाल चुके हैं, 10 टू दी पावर माइनस 6। अब अपन को यहां पर इसके प्रेजेंस में निकालनी है, क्योंकि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है अपन को? कॉमन आयन। ठीक है, निकाल लेते हैं। मुझे किसकी निकालनी है सॉल्युबिलिटी? BaOH
BaOH होल ट्वाइस की निकालनी है। किसके प्रेजेंस में? BaSO4 के प्रेजेंस में। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये तो क्या हो जाएगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो बस एक बात मुझे बता दो, यहां पर कॉमन आयन कौन है? Ba। तो अनकॉमन आयन कौन हुआ? OH। कितने हैं? 2। तो ये हो जाएगा 2s डैश की पावर 2। ये हो जाएगा 2s डैश की पावर 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? KSP डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या मैं कह दूं कमिंग फ्रॉम हाईली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो जाएगा BaSO4। कॉमन आयन कौन है? Ba। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन हम निकालना पड़ेगा। इसका क्या दे रखा है आपको? मास दे रखा है। तो सबसे पहले अब इसका कंसंट्रेशन भी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसका कंसंट्रेशन पता करूं तो मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ BaSO4 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास 4.66। मोलर मास कितना है इसका? 137। Ba का एटॉमिक मास होता है 233। ये हो गया मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो ये 100 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/100 ही हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, है ना? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। तो इसका कंसंट्रेशन कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन कौन है यहां पर? Ba। तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻4। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इंटू 1 लगाएंगे अब अपन। समझ में आ रहा होगा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां पर Ba कितना है? 1 है। तो ये लगा दिया अपन ने इंटू 1। पावर में क्या लगाऊं? पावर में क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्पेरिंगली। कॉमन आयन कितना है? 1। तो ये पावर में आ गया 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ 4s डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, KSP कितना निकाला था अपन ने? 4 इंटू 10⁻⁻18। 4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻4। 2 इंटू 10⁻⁻4। ये हो जाएगा 10⁻⁻14। तो s डैश आ जाएगा 1/√2 इंटू 10⁻⁻7। ये आंसर है। कितना हुआ आ रहा था ये? बिल्कुल सही है। हाँ, इधर प्रेसिपिटेट होगा नहीं होगा? होगा प्रेसिपिटेट। देख लेते हैं एक बार। लास्ट क्लास में एक बात बताई थी मैंने। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसका होगा? BaOH होल ट्वाइस का होगा या BaSO4 का होगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई, प्रेसिपिटेट मारेगा कौन? KSP किसका दे रखा है? BaOH होल ट्वाइस का। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम किसका आएगा? BaOH होल ट्वाइस का। अगर इक्विलिब्रियम BaOH होल ट्वाइस का आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये क्या होगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। और जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है उसी का तो पपीता बनेगा। जो फेयरली सॉल्युबल होता है उसका प्रेसिपिटेशन थोड़ा होगा। जो हाईली सॉल्युबल होता है उसका प्रेसिपिटेशन थोड़ा होगा। प्रेसिपिटेशन किसका होगा? जिसका इक्विलिब्रियम आएगा। अब इक्विलिब्रियम किसका आएगा? जिसका KSP दे रखा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो प्रेसिपिटेशन तो इसका कराना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक सोल्यूशन है 10 लीटर का जिसका पीएच है 8.7। मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, ये पीएच 8.7 किसके कारण है? मैं यहां पर कंटेनर अगर बनाऊं तो यहां पर पीएच कितना कह रहा है? 8.7। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, ठीक है। ये पीएच 8.7 किसके कारण आया? किसके कारण आ रहा है? BaOH होल ट्वाइस के कारण आ रहा है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता। कहीं क्वेश्चन में कह रहा है BaOH होल ट्वाइस मौजूद है यहाँ पर? कहीं भी कह रहा है तो बोलो। और याद करो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन भी कराया था जहां पर मैंने बोला था, मजेदार बात यहां पर यह है कि प्रेसिपिटेट बना कोई और रहा है और उसमें जो आयंस आ रहे हैं उनका सोर्स कोई और है। बात समझ में आ रही है?
तो अगर यहाँ पर pH 8.7 दे रखा है तो ये कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या मतलब, हो सकता है यहाँ पर NaOH का सोल्यूशन हो, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा जरूरी नहीं है ये BaOH वर्ल्ड वाइज का सोल्यूशन दे रखा हो आपको। तो यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ pH से मैं कुछ निकाल सकता हूँ? pH से मैं ये पता लगा सकता हूँ इस सोल्यूशन में OH माइनस कितना है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस सोल्यूशन से मुझे किसका सोर्स मिल रहा है? OH माइनस का सोर्स मिल रहा है, ठीक है। और फिर मैं इसमें मैं क्या डाल रहा हूं? BaSO4 डाल रहा हूं। तो BaSO4 से मुझे किसका सोर्स मिल रहा है? Ba का सोर्स मिल रहा है। सोल्यूशन से तो मिला मुझे OH माइनस का सोर्स, BaSO4 से मुझे मिला Ba का सोर्स। दोनों का मैं आयनिक प्रोडक्ट निकालूंगा तो मैं ये पता करूंगा कि जो QSP है वो KSP के बराबर है, ज्यादा है या कम है। आई बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं pH कितना है? 8.7। तो मैं बोल सकता हूं pOH कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.3। कुछ मिलता जुलता भी आया था, अच्छा वो 5.7 था, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ जाएगा? मैं बोल सकता हूं 10 टू द पावर माइनस 5.3। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 0.7। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर। तो OH माइनस कितना मिल रहा है मुझे? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ BaSO4 की, तो कंसंट्रेशन ऑफ BaSO4 ये कितना हो जाएगा? 0.0233। इसका मोलर मास कितना होता है? 233। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10। 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर माइनस 5 आ गई है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे बताओ, क्या BaSO4 से मुझे Ba मिल जाएगा? और Ba कितना मिलेगा मुझे? अगर मैं यहां पर बात करूं BaSO4 की, तो BaSO4 एक्वस टूटेगा किसमें? Ba+2 प्लस SO4 -2 में। तो यहां पर Ba कितना मिल जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 5। और SO4 कितना मिल जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 5। मतलब मैं कह सकता हूं इस कंटेनर में बहुत सारे आयंस हैं। कौन कौन से आयंस हैं भाई? एक तो क्या है? OH माइनस मौजूद है। एक तो क्या मौजूद है? OH माइनस। एक तो मौजूद है OH माइनस, एक मौजूद है Ba+2, एक मौजूद है SO4-2। पर मुझे एक बात बताओ, यहां पर मेरे लिए कौन कौन से काम के आयंस हैं? Ba+2 और OH माइनस। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर पपीता बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी अपन प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, अपन क्या लिखेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। वरना क्या हो जाएगा? आयनिक प्रोडक्ट सुनते ही अपन क्या कर बैठेंगे? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? अब सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम किसका लिखेंगे? BaOH होल्ड वाइज का। अब अगर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? Ba+2 एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं KSP किसके बराबर हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की पावर 2। ये बात समझ में आ रही है? पर मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पता है ये इक्विलिब्रियम पर है? क्या मुझे पता है ये इक्विलिब्रियम पर है? नहीं, मुझे नहीं पता ये इक्विलिब्रियम पर है या कहां पर है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? QSP लिखना पड़ेगा। पर हाँ, एक्सप्रेशन सेम होगा। एक्सप्रेशन जो होगा वो सेम होगा। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Ba+2 की पावर 1 OH माइनस की पावर 2। ये किसी भी टाइम पर हो सकता है, इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। किसी भी टाइम पर हो सकता है इक्विलिब्रियम पर भी हो सकता है इनिशियली भी हो। मुझे एक बात बताओ, Ba+2 कितना है? 10 टू द पावर माइनस 5। OH माइनस कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 की पावर 2। 25 इंटू 12 17। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। हाँ, अब बताओ, मुझे बताओ KSP ज्यादा है या KSP? QSP यही आ रहा था, यही आ रहा था ना? तब आप मुझे बताओ QSP ज्यादा है KSP? QSP इज ग्रेटर देन KSP, PPT विल फॉर्म। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोल दो। आखिरी के दोनों क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए हैं जहां पर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो डायरेक्टली ऐड नहीं करा जा रहा है।
इनका सोर्स BaOH होल ट्वाइस का सोर्स डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहा है, Ba का सोर्स कहीं और से है, OH माइनस का सोर्स कहीं और से। सेलेक्टिव पीपीटी शुरू नहीं करा था क्या? कहां तक कराया था? अच्छा, सिर्फ एक पार्टी बताया था मैंने। एक पार्ट मैंने समझा दिया था ना आपको। ठीक है, ये मैं डाल दूं। एक काम करना बाप, आज आपका होमवर्क क्या है? इंडिकेटर एंड एसिड बेस थ्योरी, इन दोनों टॉपिक को छोड़कर पूरा मॉड्यूल बना लेना। मतलब आपको मॉड्यूल किसका बनाना है? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, बन जाएगा पूरा। लास्ट क्लास में अपन सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे थे और कुछ कुछ बातें अपन ने कर ली थी। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। लास्ट क्लास में अपन सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे थे। मुझे यार एक बार डेटा बता दो, मैंने क्या लिया था? AgNO3 लिया था, है ना? Cl माइनस था, Br माइनस था, और I माइनस था। ये सब 0.1 थे। ठीक है, और हाँ, इनका KSP भी दे रखा होगा। KSP आपको दे रखा होगा AgCl का कितना? 10⁻⁻10। तो फिर मैंने ये लिया होगा 10⁻⁻14 और 10⁻⁻18। बहुत बढ़िया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने। मुझे एक बात बताना, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि इस कंटेनर में बहुत सारे स्पीशीज प्रेसिपिटेशन करने के लिए रेडी बैठे हैं। बहुत सारे स्पीशीज रेडी बैठे हैं कि हम भी प्रेसिपिटेशन करेंगे, हम भी प्रेसिपिटेशन करेंगे, हम भी प्रेसिपिटेशन करेंगे। पर आपको क्या करना है? किसी एक का प्रेसिपिटेशन कराना है और बाकी सभी का प्रेसिपिटेशन क्या करना है? रोकना है। तभी तो सिलेक्टिव होगा। मतलब अपन को किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या कराना है? प्रेसिपिटेशन कराना है। ठीक है, और बाकी सभी का क्या करना है? रोकना है। या आप ऐसे कह दो, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि इन सभी में से प्रेसिपिटेशन किस किस का होगा? AgCl का, AgBr का, AgI का। तो इन सभी में से सबसे आखिरी में कौन जाके प्रेसिपिटेट होगा? सबसे पहले कौन जाके प्रेसिपिटेट होगा? है ना? तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बोरा भर के अपन डाल देंगे, क्योंकि एक बार में बोरा भर के डाल देंगे तो सभी के सभी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, फिर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो यहां पर अपन AgNO3 का जो सोर्स है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप है। ठीक है, तो मैंने एक तरीका तो आपको मेथड 1 तो बता दिया था। मेथड 1 क्या बताया था? अगर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, अगर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो अपन कह सकते हैं जिसका KSP होगा ज्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी भी होगी ज्यादा। और अगर सॉल्युबिलिटी होगी ज्यादा मतलब खुलने की टेंडेंसी है ज्यादा।
मतलब मैं कह सकता हूं जितना मैं सॉल्ट डालता रहूंगा वो घुलता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा। तो आप मुझे बताओ प्रेसिपिटेशन जल्दी होगा या बाद में? मतलब मैं कह सकता हूं जो पपीता होगा वो लास्ट में बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? पर ये अपन यूज कब करेंगे? ये अपन तभी यूज कर सकते हैं जब सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। आपको देखो यहाँ पर ए बी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं इन सभी का केएसपी निकालता हूं तो केएसपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर। तो ये ट्रिक तो अपन कब लगा सकते हैं? जब सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। पर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गए तो फिर अपन को सॉल्बिलिटी पता करनी पड़ेगी। सॉल्बिलिटी कैसे पता करेंगे? एजीसीएल का मैंने शायद आपको बता दिया था, है ना? क्या वैल्यू आई थी? AgCl एट सैचुरेशन। अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी, और जब मैंने बात करी थी इसके बारे में तो यहां पर Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया था? 10⁻⁻9 मोलर। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपसे दो बातें पूछी थी। पहली बात क्या पूछी थी? पहली बात मैंने ये पूछी थी, क्या इस कंसंट्रेशन पर, क्या Ag प्लस के इस कंसंट्रेशन पर प्रेसिपिटेशन होगा? नहीं, इस कंसंट्रेशन पे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो क्या आया है? इक्विलिब्रियम आया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या प्रेसिपिटेशन AgCl का तब होगा जब Ag प्लस में 10⁻⁻10 ले लूं? होगा नहीं होगा? 10⁻11 पे होगा, 10⁻12 पर होगा, 10⁻13 पे होगा, 10⁻9 पर होगा, -9 पे, 10⁻8 पे हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इस पर नहीं होगा, पर 10⁻8 पर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले what will be the maximum concentration of Ag plus ion so that precipitation will begin 10⁻⁻9? ये बात समझ में आ रही है? और अगर ऐसे कोई पूछ ले आपसे कि Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या रखे ताकि प्रेसिपिटेशन हो जाए? -9 से ज्यादा, कम नहीं, है ना? वो -9, वो कम ज्यादा है ना, वो माइनस माइनस, इसलिए लफड़ा हो जाएगा। तो Ag प्लस का क्या कंसंट्रेशन रखे ताकि इसका प्रेसिपिटेशन हो जाए? 10⁻⁻9 से ज्यादा रख दो, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। अगर मैं यहां पर बात करूं AgBr की, अब आप जवाब देते रहना। एट सैचुरेशन पे बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम आया होगा? सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम आया होगा। और मैंने आपको कहा था क्या कर लेना, एक बार रिएक्शन लिख लेना। AgBr सॉलिड गिव्स Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे पता है एट सैचुरेशन QSP किसके बराबर होगा? KSP के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं QSP इज इक्वल टू KSP। अच्छा QSP का एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं मैं? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस की पावर 1 इज इक्वल टू KSP कितना दे रखा है? 10⁻⁻14। क्या मैं कह सकता हूं Br माइनस का कंसंट्रेशन है 0.1? अरे यही तो है। तो क्या मैं बोल सकता हूं Ag प्लस कितना होना चाहिए? 10⁻⁻13 मोलर। अब आप मुझे बताओ, क्या इस कंसंट्रेशन पर पीपीटी बनेगा? नहीं, इस कंसंट्रेशन पे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम आएगा। इस कंसंट्रेशन पे तो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। और ये ऐसा पॉइंट है जब प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगिन होगा। ये बात समझ में आ रही है? हुआ नहीं है, जस्ट बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरुआत होगा। प्रेसिपिटेशन की यहां पर इस पॉइंट से क्या होगी? शुरुआत होगी। अच्छा इससे ज्यादा पे होगी या कम पे होगी? तो ज्यादा मतलब क्या होता है? 10⁻⁻14 कितना होता है? 10⁻⁻12। अच्छा मैक्सिमम कंसंट्रेशन Ag प्लस का ताकि प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगिन हो, -13। मतलब जिस हायर वैल्यू पर आपने मना करा है कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर आपसे बोल दे कि Ag प्लस का ऐसा क्या कंसंट्रेशन रखें कि प्रेसिपिटेशन हो जाए, तो मैं बोल दूंगा मोर देन 10⁻⁻13। ये बात समझ में आ रही है?
कॉपी कर रहे हो ना आप? ओके, बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूं आप कर रहे हैं। एट सैचुरेशन AgI सॉलिड Ag प्लस aqueous प्लस I माइनस aqueous, मैं बोल सकता हूं एट इक्विलिब्रियम QSP किसके बराबर हो जाएगा? KSP, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं एट सैचुरेशन पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Ag प्लस की पावर 1 I माइनस की पावर 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18। I माइनस कितना है? 0.1। तो अगर मैं यहां पर I माइनस की वैल्यू रख देता हूं 0.1, तो क्या मैं बोल सकता हूं Ag प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 17? बिल्कुल सही कह रहे हो, मोलर। तो सेम चीजें यहां पर भी फॉलो होंगी। मुझे तो बस एक बात बता दो, सिर्फ 2 क्वेश्चन का जवाब दो फिर लिखने लग जाना। मुझे एक बात बताओ यहां पर, Ag प्लस का वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ताकि प्रेसिपिटेशन जस्ट बिगिन हो 10 टू द पावर माइनस 17 के बराबर, है ना? अच्छा, Ag प्लस का वो कंसंट्रेशन बताओ ताकि प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाए ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 17। मतलब प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाए, कब शुरू हो जाएगा होना? जब कंसंट्रेशन Ag प्लस का इससे ज्यादा रख देंगे, जब कंसंट्रेशन Ag प्लस का क्या रख देंगे? इससे ज्यादा कर देंगे, ठीक है? लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे? आपके एक्सरसाइज नंबर 2 में इसका एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है ना? वो आप बनाना, थोड़ा दिमाग लगाना उसमें, है ना? बस एक काम करो, जो अभी मैंने यहाँ पर 2 आपसे क्वेश्चन पूछे वो आप बस लिख लो। इसमें लिखना फाइंड आउट दी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, फाइंड आउट दी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस up to which the PPT of, up to which the PPT of up to which the PPT of A करके लिखना AgCl, B करके लिखना AgBr, C करके लिखना AgI will not be formed, will not be formed। और करके एक और क्वेश्चन लिखो, है ना? सेम लैंग्वेज में एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब सेम फॉर्मेट में। फाइंड आउट दी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस up to which the PPT of, up to which the PPT of A करके लिखना AgCl, B करके लिखना AgBr, C करके लिखना AgI will begin to precipitate, will begin to precipitate, will begin to precipitate, है ना? दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है। तो आप मुझे बताइए ए का आंसर क्या हो जाएगा? मैं बोल दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होना चाहिए 10 टू दी पावर माइनस 9। बी का आंसर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होना चाहिए 10 टू दी पावर माइनस 13। और सी का आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होना चाहिए 10 टू दी पावर माइनस 17 के बराबर, ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट दी, ये 3 लाइन लिखने में इतना देर क्यों लग रहा है? फाइंड आउट दी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, फाइंड आउट दी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस so that PPT of, so that PPT of
AgCl, AgBr, AgI, AgCl, AgBr, AgI will occur. ठीक है, अब क्या हो जाएंगे आंसर? Ag प्लस का कंसंट्रेशन होना चाहिए ग्रेटर देन 10 टू द पावर -9. ये समझ में आ रहा है ना? पहला मैं किसके लिए लिख रहा हूं? ये AgCl के लिए लिख रहा हूं, है ना? ये दूसरा मैं किसके लिए लिख रहा हूं? AgBr के लिए. और तीसरा किसके लिए लिखूंगा? AgI के लिए. तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 10 टू द पावर -13, ग्रेटर देन 10 टू द पावर -17. दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप सभी को? एक में तो बात हो रही है बिगिन की, या एक में पहले वाले में ही बात क्या हो रही थी कि मैक्सिमम Ag प्लस का कंसंट्रेशन ताकि पपीता ना बने, है ना? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो गई. और सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है कि ऐसा कंसंट्रेशन बताओ ताकि प्रेसिपिटेशन हो जाए, विल अकर. तो अपन बोल देंगे ग्रेटर देन 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -13 एंड 10 टू द पावर -17. क्लियर है यहां तक बात सभी को? अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखो. Which of the following will form PPT? Which of the following will form PPT? If कौन बनाएगा? आपके पास तीन ऑप्शन है, AgCl, AgBr, AgI, या तीनों. कौन बनाएगा? कौन PPT बनाएगा? कौन बनाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? AgI. क्योंकि आप देखो, AgI का प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब इसका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -17 से ज्यादा हो जाए. देखो ज्यादा वाली रेंज में ही है. अच्छा, इसका क्यों नहीं हो रहा? 10 टू द पावर -13 पे तो इक्विलिब्रियम आएगा, और इससे ज्यादा पे प्रेसिपिटेट होगा. ये 10 टू दी पावर -13 के बराबर भी नहीं है, उससे छोटा है. ये बात समझ में आ रही है ना? इसी में सेकंड पार्ट लिखना. इफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज फ्रॉम 10 टू दी पावर -9 टू 10 टू दी पावर -13, किसका होगा? AgBr का भी होगा. AgBr का भी होगा. और अरे AgI को क्यों भूल रहे हो यार? ये बात समझ में आ रही है? AgCl का होगा क्या? AgCl का नहीं होगा. अब किसका होगा? तीनों का पपीता बन जाएगा. हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन हम. इनका KSP याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना? ये आपको दे देगा एग्जामिनर. क्या क्या याद रखोगे? फिर पता चला ये भी याद करने बैठ गए, फिर तो आंसर ही फिक्स हो गया ना, है ना? ये मिटा दूं मैं, है ना? मजेदार बात यह है कि आपका सॉल्विटी और सॉल्विटी प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, और अब, हाँ ठीक है, वेट कर लेता हूं. हेडिंग लिखना.
इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर तो आपको पता होगा ना क्या होता है। एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे हो? क्या AGCL AGPR AGI, इसके ऊपर क्या लिखा है वो तो मैं खुद ही भूल गया। अच्छा अब इधर देखो, सुनो इधर ध्यान से, है ना, देखो सुन लो एक बार इंडिकेटर समझ लो, वरना तो फिर रटना ही है जो है ना, दो टेबल रटनी होती है इसमें। वैसे पता होगा ना यार इंडिकेटर क्या होता है। कार के इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। हाँ उससे आप रिलेट कर सकते हो इंडिकेटर को, कार वाले एग्जाम्पल से आप इंडिकेटर को रिलेट कर सकते हो। सुनते जाना, हेडिंग लिखना इंडिकेटर, है ना। आ, कार के एग्जाम्पल से रिलेट करता हूँ, सुनो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, जो इंडिकेटर वर्ड होता है ये अपन जनरली कहाँ सुनते हैं, गाड़ी में सुनते हैं इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर क्या बताता है, कुछ इंडिकेट करता है, इशारे बताता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सूचना देता है ना, ऐसे कह सकते हो आप। अब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, उनमें इंडिकेटर बहुत छोटा सा ही होता है ना। अब जो इंडिकेटर होता है वो किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का। अगर आपकी बात कहूं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, दो टाइप के इंडिकेटर होता है। एक तो ये बताता है कि आप लेफ्ट टर्न लोगे या राइट टर्न लोगे, वो बताता है ऑरेंज कलर की मदद से। और एक बताता है जब आप ब्रेक मारते हो तो रेड कलर का इंडिकेटर बताता है ना। वो भी क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेटर का मतलब कोई सूचना देना, कोई इशारा देना, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो कि जो गाड़ियों में इंडिकेटर होता है, जो गाड़ियों में इंडिकेटर होता है वो अपन को बताता क्या है, बेसिकली अपन को तो कुछ नहीं बताता, पर जो पीछे चल रहा होता है या जो आगे चल रहा होता है उसको सूचना देता है। कैसे सूचना देता है, कलर चेंज करके। कैसे कलर चेंज करता है, मुझे एक बात बताओ, गाड़ी है, ठीक है, अभी जब आपने इंडिकेटर ऑन नहीं कर रखा है तो उसमें तो बिल्कुल व्हाइट लाइन होती है ना, ट्रांसपेरेंट लाइट होती है ना। या मैं कह दूं सिर्फ ग्लास ही तो लगा रहता है, उससे कोई इंडिकेशन थोड़ा ना मिलता है। जब तक आप उस इंडिकेटर को ऑन ऑफ नहीं करते, मतलब ऑफ से ऑन नहीं करते, तब तक आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, आप किसी को इंडिकेशन नहीं दे पाओगे, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, इंडिकेशन देना किसको है, जो पीछे चल रहा हो, है ना, जो पीछे चल रहा हो या कोई सामने से आ रहा हो, ठीक है। अच्छा मान लो आप रात को गाड़ी लेकर गए, है ना, रात को अंधेरे में जा रहे हो आप, है ना, अंधेरे में दिया लेकर नहीं जा रहे हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं है ना। अब गाड़ी लेकर जा रहे हैं, है ना, अब एकदम से मारुति 800 लेकर जा रहे हैं या टाटा नैनो ले लो, टाटा नैनो, है ना वो लेकर जा रहे हैं अपन। अब सपोज करो पीछे से कोई आ रहा है ना, पीछे से कोई आ रहा है और आपको क्या करना है, साइड में गाड़ी रोकनी है ना, उनके लिए नहीं रोकनी है, अपने कुछ काम से रोकनी है आपको साइड में गाड़ी, तो आप क्या करोगे, उसको इशारा दोगे ना कि यार मुझे गाड़ी रोकनी है, ऐसे थोड़ी ना यूं 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 करके स्टीयरिंग घुमा के रोक दी यहाँ पर और ब्रेक लगा दिया, वो सत्यानाश कर देगा पीछे से गाड़ी का आपका, है ना। तो होगा क्या, आप क्या करोगे, इंडिकेटर ऑन करोगे। इंडिकेटर ऑन होते ही क्या होगा, वो जो लाइट थी जो बिल्कुल ग्लास लगा हुआ था, व्हाइट लाइट थी, या मैं कह दूं ट्रांसपेरेंट लाइट थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और टप टुप टप टुप टप टुप टप टुप करने बैठ जाएगी, है ना। तो होगा क्या, पीछे वाले को सूचना मिल रही है कि आप कौन सा टर्न ले रहे हो, लेफ्ट टर्न ले रहे हो, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि यार ये कुछ बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। और आपने उसको इंफॉर्मेशन कैसे दी, इंडिकेटर करके, है ना, इंडिकेटर ऑन करके। अब इंडिकेटर ऑन हुआ तो उसमें क्या हो गई, लाइट चेंज हो गई। तो पीछे वाले को सूचना कैसे मिल रही है, इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है, वहां पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। वहां पर क्या था, ट्रांसपेरेंट ग्लास था, उसका कलर चेंज हो गया, तो सामने वाले को क्या हो गया, इंडिकेशन मिल गया। अब बहुत बार क्या होता है कि सामने से एकदम से कोई आ गया, आप क्या कर देते हो, ब्रेक मार देते हैं। तो ब्रेक मारने से भी पीछे वाले को इंडिकेशन मिल जाता है। कैसे मिलता है इंडिकेशन, पीछे जो इंडिकेशन होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का हो जाता है। सामने वाले को पता पड़ जाता है कि यार गाड़ी में आगे क्या हुआ है, ब्रेक लगा है, तो समझ जाता है कि कोई इंडिकेट कर रहा है, वो आपको कुछ कुछ इशारे दे रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है कि ना आगे कुछ बैरियर होगा, तो ब्रेक लग गया है, अपन को भी ब्रेक लगाना है। तो गाड़ी में जो होता है ना, वो दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, और इंडिकेटर बताते क्या है, अपन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं, कलर चेंज करके।
पहले तो क्या होता है, व्हाइट ग्लास ही तो होता है, वो कलर चेंज करके पीछे वाले को क्या करता है, इंडिकेशन देता है। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा भले कोई सी भी गाड़ी हो, भले महंगी से महंगी गाड़ी हो या सस्ती से सस्ती गाड़ी हो, इंडिकेटर का जो कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है और ब्रेक का जो इंडिकेटर होता है वो रेड ही होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ह्यूमन आई सेंसिटिविटी है वो लाइट से डार्क को सेंस करने की बहुत ज्यादा होती है। मतलब लाइट कलर से डार्क कलर को सेंस करने की जो ह्यूमन आई सेंसिटिविटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप डार्क से लाइट जाओगे ना तो सेंस करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी, लाइट से डार्क करने की जो सेंस करने की सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होगी। तो जैसे ही ब्रेक लगता है ना आगे वाली गाड़ी को, तो अपनी आईज तुरंत सेंस कर लेती है। क्यों सेंस कर लेती है? क्योंकि पहले तो क्या था, ट्रांसपेरेंट, एकदम से रेड हो गया, तो एकदम से गहरा रंग आ गया ना, तो अपनी आईज जो है ना वो फटाफट सेंस कर लेती है और फटाक से अपन क्या मार देते हैं, ब्रेक मार देते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी चला रहे होंगे ना, एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन आता है, ब्रेक लगता है, ब्रेक अपन लगा देते हैं, सोचने से पहले ही ब्रेक लगा देते हैं, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना तेजी से इंस्टेंटेनियस एक्शन होता है वो। ठीक है, आप क्या सोचते हो, अच्छा यार यार ब्रेक लगा है, चलो लगाता हूं मैं भी, कौन सा लगाऊं, आगे वाला लगाऊं पीछे वाला लगाऊं, तब तक तो सत्यानाश हो जाएगा, है ना। आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाते हो, ये भी नहीं सोचते कि मुझे कौन सा ब्रेक लगाना है, कितना लगाना है, फटाफट लगा देता हूँ। तो ये जो ह्यूमन आईज की सेंसिटिविटी होती है ना, वो सेंसिटिविटी ज्यादा कब होती है, जब लाइट से डार्कर की तरफ जाते हैं, न कि डार्कर से लाइटर की तरफ आते हैं। तो ऐसी अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं, तो इंडिकेटर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे गाड़ियों में इंडिकेटर होता है ना, वैसे ही इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। वो क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं, इशारा देते हैं, सूचना देते हैं। कैसे सूचना देते हैं, कलर चेंज करके। कई की सूचना देते हैं कि टाइट्रेशन जो आप कराने जा रहे हो एसिड बेस का, वो एंड हो चुका है, उसका एंड पॉइंट आ चुका है। ये बात समझ में आ रही है? तो इंडिकेटर अपन को क्या बताते हैं कि जो अपन टाइट्रेशन कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसका क्या आ चुका है, एंड पॉइंट आ चुका है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इंडिकेटर अपन को क्या बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि टाइट्रेशन इज ओवर। कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं, कलर चेंज करके। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें इंडिकेटर में लिखना, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस which undergo change in color. Indicator is a substance which undergo change in color. Indicator is a substance which undergo change in color indicator is a substance which undergo change in color to show end point of acid base titration, to show end point of acid base titration. इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना, अपन को यहाँ पर दो पॉइंट पढ़ना है। एक तो इक्विवेलेंस पॉइंट पढ़ना है, इक्विवेलेंस पॉइंट शायद तक मैंने आपको पहले बता दिया था, और एक पॉइंट पढ़ना है, एंड पॉइंट पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इट इज द पॉइंट एट विच, इट इज अ पॉइंट एट विच, इट इज अ पॉइंट एट विच gram equivalents of acid and base becomes equal, gram equivalents of acid and base becomes equal. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे लिखना, इट इज अ पॉइंट एट विच, it is a point at which titration has been completed, titration has been completed, full stop लगा के लिखना, it is a point at which, पहले मैंने आपको क्या लिखा है, it is a point at which titration has been completed, है ना। फुल स्टॉप लगा के लिखना, it is a point at which indicator shows change in color, indicator shows change in color। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं,
इंडिकेटर क्या होता है, सब्सटेंस होता है, और वो अपन को क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं। इंडिकेशन कैसे देते हैं, कलर चेंज करके। ठीक है, अच्छा किस बात का इंडिकेशन देते हैं कि टाइट्रेशन क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। टाइट्रेशन क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको दोनों पॉइंट में, जो मैंने इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट लिखवाया है, दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आगे, जैसे अपन बोलते हैं ना कि इंडिकेटर के दो फॉर्म होते हैं गाड़ी में। इंडिकेटर के दो फॉर्म कौन से होते हैं, एक तो ऑन और एक ऑफ। वैसे ही इंडिकेटर के भी दो फॉर्म होते हैं, एक तो आयनाइज्ड फॉर्म होता है और एक होता है अनआयनाइज्ड फॉर्म। कितने फॉर्म होते हैं, दो। और इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है एसिडिक इंडिकेटर, दूसरा होता है बेसिक इंडिकेटर। लिखना सबसे पहले, इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज एसिडिक इंडिकेटर, सेकंड इज बेसिक इंडिकेटर। और यहां पर जो अपन थ्योरी पढ़ेंगे इंडिकेटर की, वो पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। ये वही ओस्टवाल्ड थे जिन्होंने वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसिडिक इंडिकेटर की। एसिडिक इंडिकेटर्स, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले ओस्टवाल्ड थ्योरी लिखो, ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all indicators are weak organic, all indicators are weak organic acid and base, all indicators are weak organic acid and base। next point लिखना, every indicator has light color, every indicator has light color in its unionized form and dark color in its ionized form, and dark color in its ionized form। थर्ड पॉइंट लिखना, every indicator has one color, every indicator has one color in acidic medium, in acidic medium, and an altogether, and an altogether, and an altogether and an altogether different color in basic medium, and an altogether different color in basic medium due to common ion effect। नहीं, इसी में ही, due to common ion effect and odd ion effect, due to common ion effect and odd ion effect। अब ये तीनों पॉइंट समझेंगे अपन, बस सुनते जाना। वैसे तो यहाँ पर अपन जनरली दो थ्योरी पढ़ते हैं, एक तो थ्योरी पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड थ्योरी, और एक थ्योरी अपन पढ़ते हैं बेंजेनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी। ठीक है, पर आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, तो अपन क्या पढ़ेंगे, ओस्टवाल्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सबसे पहले अपन बात करते हैं एसिडिक इंडिकेटर की। ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर का सबसे पहले एग्जांपल मैं ले लेता हूं, फिनोफ्थिलिन। फिनोफ्थिलिन, इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HPH। क्या लिखते हैं, HPH। ठीक है, अब अगर मैं फिनोफ्थिलिन की बात करूं, तो यहां पर कौन सी थ्योरी चल रही है, ओस्टवाल्ड थ्योरी चल रही है। कौन सी थ्योरी चल रही है, ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डेंस में अपन बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की। ठीक है, अब ओस्टवाल्ड ने क्या कहा था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, देखो वहां पर लिखा होगा ऑल इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने बात करी सबसे पहले फिनोफ्थिलिन की। अब अगर मैं फिनोफ्थिलिन की बात करूं, तो HPH को मैं अगर
पानी में डालूंगा तो ये क्या है, वीक है, क्योंकि ओस्वाल्ड ने बोला था ये वीक है। अब अगर ये वीक है तो पूरा तो टूटेगा नहीं, अगर पूरा टूटेगा नहीं मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम किसके बीच में आएगा, HPH और किसके बीच में आएगा, H प्लस एक्वस एंड पीएच माइनस एक्वस। ये बात समझ में आती है। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया कि ओस्वाल्ड ने क्या बोला था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें एसिडिक इंडिकेटर की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वीक है मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम आएगा, और ये इतना वीक होता है कि जब आप इसका के कंपेयर करोगे ना तो के बहुत कम होता है, इसका अल्फा कंपेयर करोगे ना तो अल्फा भी क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब ये क्या है, वीक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो इंडिकेटर होते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है और एक होता है आयनाइज्ड फॉर्म। ये नहीं होता है, ये होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड फॉर्म। अब ये जो अनआयनाइज्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, लाइट कलर का होता है, हल्के रंग का होता है, और ये किस रंग का होता है, डार्क कलर का होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो HPH अनआयनाइज्ड फॉर्म में लाइट कलर का होता है, और इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। यहां पर आयनाइज्ड फॉर्म में एसिडिक इंडिकेटर फिनोक्सिलिन डार्क कलर का होता है, और कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया, और थर्ड पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इनके कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट और समझा रहा हूँ इलेबोरेट करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, अभी फिनोक्सिलिन को मैंने कहां पर रखा है, पानी में रखा है, और आप मुझे बताओ अगर मैं इसको पानी में रखूंगा तो मैं कह सकता हूं ये वीक है तो ये टूटेगा कम, और अगर ये टूटेगा कम तो मैं कह सकता हूं अभी भी जो इंडिकेटर है, अभी भी जो इंडिकेटर है वो ज्यादा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको पानी में डालता भी हूं तो कोई कलर चेंज नजर नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि कलर चेंज किसके कारण नजर आएगा, आयनाइज्ड फॉर्म के कारण। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अपन को इसको कहां पर डालना पड़ेगा, पानी में तो नहीं डाल सकते, पानी में तो ये कोई काम का नहीं है, पानी में ये इंडिकेटर कोई काम का नहीं है। इसको कहां डालना पड़ेगा, या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डालने से क्या होगा कि इनका कंसंट्रेशन चेंज होगा, और अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो हो सकता है पिंक कलर भी कभी दिख जाए, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम की बात करते हैं। एसिडिक मीडियम, अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं मतलब मैंने क्या डाल दिया इसमें, मान लो मैंने इसमें HCl इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, मतलब कंटेनर है, कंटेनर में मैंने क्या डाल रखा है, HCl डाल रखा है, और इसमें मैंने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, फिनोक्सिलिन की 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करा दी। ठीक है, तो अब एक बात मुझे बताना, रिएक्शन क्या थी, HPH गिव्स H प्लस प्लस पीएच माइनस, ये सब एक्वस में है। एसिडिक मीडियम आएगा, एसिडिक मीडियम मैंने कैसे यहां पर सेट करा, HCl इंट्रोड्यूस करके। जैसे ही HCl इंट्रोड्यूस करूंगा मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूट जाएगा किसमें, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये बात समझ में आ रही है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कॉमन आयन नजर आ रहा है, अगर कॉमन आयन नजर आ रहा है मतलब लीच एटलियर क्या बोलेगा कि रिएक्शन कहां जानी चाहिए, बैकवर्ड। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। कंसंट्रेशन किसका बढ़ चुका है, H प्लस का बढ़ चुका है, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आप मुझे बता सकते हो कि HPH का अमाउंट ज्यादा होगा या पीएच माइनस का अमाउंट ज्यादा होगा, HPH का ज्यादा होगा। अगर HPH का बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, वैसे ही टूटा कम था, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये जितना भी टूटा था ये और जुड़ चुका है। मतलब मैं कह सकता हूं अभी HPH का अमाउंट ज्यादा होगा, और HPH का अमाउंट ज्यादा है, मतलब मैं कह सकता हूं अभी भी जो कलर होगा वो कलरलेस होगा। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो एसिडिक इंडिकेटर है ये सूटेबल नहीं है एसिडिक मीडियम में। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं HPH इज नॉट सूटेबल, HPH is not suitable in acidic medium, in acidic medium। तो अब एक काम करते हैं, बेसिक मीडियम ले आते हैं। अच्छा मुझे बताओ यहां पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में किस रीजन के कारण गई, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट।
तो अब अपन बात करते हैं बेसिक मीडियम की। इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कैसे लूंगा? बाय एडिंग NaOH। अब आप मुझे बताओ, सेम चीज हो रही है, मैं बार बार कंटेनर नहीं बना रहा, मैंने क्या कर दिया, NaOH का सोल्यूशन बना दिया, एक्वस सोल्यूशन बना दिया, और उसमें मैंने क्या कर दिया, 2 to 3 ड्रॉप्स मैंने डाल दी फिनॉक्सिलिन की। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं HPH एक्वस गिव्स H प्लस एक्वस प्लस PH माइनस एक्वस। NaOH के प्रेजेंस में मैं कह सकता हूं NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पूरा टूट जाएगा किसमें, Na प्लस प्लस OH माइनस में, एक्वस एक्वस। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही NaOH आएगा और OH माइनस और Na देगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या लगेगा, ऑड आयन इफेक्ट लगेगा। मतलब ये OH माइनस इस H प्लस को खा जाएगा, ये H प्लस इस OH माइनस को खा जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं ये H प्लस का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, और जब ये कम होता चला जाएगा मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन आगे जाती जाएगी। और अगर रिएक्शन आगे जाती जा रही है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ HPH इज वेरी 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 लेस देन PH माइनस? क्या मैं कह सकता हूं यहां पर अब कंसंट्रेशन PH माइनस का ज्यादा होगा? और अगर कंसंट्रेशन PH माइनस का ज्यादा होगा मतलब मैं कह सकता हूं मुझे कौन सा कलर नजर आएगा, पिंक कलर नजर आएगा। मतलब इंडिकेटर बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर जो मीडियम है वो बेसिक हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? और इसी से मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि एसिडिक इंडिकेटर काम करेंगे बेसिक मीडियम में, नहीं एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, नहीं वाटर में काम करेंगे। कहां पर करेंगे? बेसिक मीडियम में काम करेंगे। और इसी पॉइंट से आपको एक और पॉइंट समझ में आ गया होगा जो ओसवाल्ड का थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ लो फटाफट। HPH इज सुटेबल इन बेसिक मीडियम। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, एक बात सुनो मेरी, मुझे एक बात बताना, यहां पर ये HPH था, ये क्या है, वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। मतलब इसका जो पीएच होगा वो 7 से तो कम ही होगा, है ना, इसका पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही मैं यहां पर एसिडिक मीडियम इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं कह सकता हूं HPH का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, पीएच माइनस का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं क्या इसका पीएच चेंज हो रहा है? यार बट नेचुरल सी बात है, एसिड डालेंगे तो इंडिकेटर का पीएच चेंज हो जाएगा, और पीएच क्या होगा, कम होगा, है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं, इस एसिडिक इंडिकेटर को मैं बेसिक मीडियम में डालता हूं, इस एसिडिक इंडिकेटर को मैं बेसिक मीडियम में डालता हूं, तो कह सकता हूं पीएच चेंज होगा, है ना। तो अब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक इंडिकेटर, कि पीएच जो वेरी करेगा एसिडिक इंडिकेटर का वो कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक इंडिकेटर, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। अब पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक इंडिकेटर की बात करें तो मैं यहां पर फिनोफ्थिलीन का ही थोड़ी ना कैलकुलेट कर रहा हूं, जितने भी एसिडिक इंडिकेटर हैं इन जनरल सबका पीएच कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, HIN से रिप्रेजेंट करूंगा। ये H क्या बता रहा है, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। IN कहां से लिया, इंडिकेटर का मैंने इनिशियल ले लिया। ठीक है, जब इसको मैं किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, H प्लस प्लस IN माइनस एक्वस। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये जो HIN है ये बेसिकली है क्या, क्या है ये, एसिडिक इंडिकेटर है। और एसिडिक इंडिकेटर है तो एसिडिक जो नेचर है, जो एसिडिक इसका स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है या वीक है? ओस्टवाल्ड ने बोला था जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं, और ये क्या है, वीक एसिड। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करूं, के ए से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि वीक है और क्या है, एसिड है। अच्छा, इसी को मैं बहुत बार किताबों में के आई एन से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। के आई एन क्या बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आई एन माइनस डिवाइडेड बाय HIN।
ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना था, पीएच, और पीएच कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, H प्लस, और अगर मैं H प्लस निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, के आई एन, या आप इसको लिख दो के ए इंटू एच आई एन डिवाइडेड बाय आई एन माइनस, ये H प्लस का फॉर्मूला आ गया। तो क्या मैं पीएच निकाल सकता हूं, पीएच कैसे निकालूंगा, माइनस लॉग दोनों तरफ लेकर, और अगर मैं माइनस लॉग दोनों तरफ ले लूं तो मैं कह सकता हूं पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग आयनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म। सर मुझे एक बात बताओ, ये पीएच का फॉर्मूला मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, बफर जैसा लग रहा है, बफर जैसा। बफर में भी ऊपर आयनाइज्ड फॉर्म होता था और नीचे अनआयनाइज्ड फॉर्म होता था, ऊपर एसिटेट आयन होता था और नीचे एसिटिक एसिड होता था। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही फॉर्मूला है, पर मैं ये नहीं कहूंगा सेम चीजें चल रही है, चीजें दोनों अलग अलग हैं, पर हाँ फॉर्मूले की शक्ल लगभग लगभग सेम नजर आ रही है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एसिडिक इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ तो क्या सेम चीज मैं बेसिक इंडिकेटर के लिए बोल सकता हूँ, बोल सकता हूं मैं, तो क्या मैं यहाँ पर पीओएच कैलकुलेशन ऑफ बेसिक इंडिकेटर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, सेम चीजें चलेंगी। बेसिक इंडिकेटर, पीओएच कैलकुलेशन ऑफ बेसिक इंडिकेटर, तो पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, एसिडिक इंडिकेटर को इन जनरल अपन क्या लिखते हैं, HIN, तो बेसिक इंडिकेटर को अपन इन जनरल लिखते हैं INOH। ये टूटेगा किसमें, IN प्लस प्लस OH माइनस में। और अगर मैं यहाँ पर पीओएच का फॉर्मूला लिखूं, पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीओएच का फॉर्मूला बता सकते हो क्या मेरे को यार, हाँ बोलो ना, पीकेबी प्लस लॉग आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड, आयनाइज्ड कौन है यहाँ पर, आईएन प्लस, अनआयनाइज्ड कौन है, INOH। ये बात समझ में आ रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां तक थ्योरी क्लियर है ना, और सेम थ्योरी अपन किसके लिए लगा देंगे, बेसिक इंडिकेटर के लिए लगा देंगे। अब ध्यान से सुनना, इसका यूज कहां है ना, अभी तक अपन ने क्या देखा, इंडिकेटर है ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में लाइट कलर होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में डार्क कलर हो जाता है। एसिडिक इंडिकेटर काम कहां पर करेगा, अपने ऑपोजिट मीडियम में करेगा, मतलब बेसिक मीडियम में करेगा। अब ये काम करेगा तो कैसे करेगा, तो मैंने तो आपको ये क्या बता दी, पूरी थ्योरी बता दी। अब पूरा एक्सपेरिमेंट सुनना जो आप टाइट्रेशन कर चुके हो लैब में, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, इसको तो मिटा रहा हूं मैं, यार इतनी धीरे कैसे यार, ये नहीं लिखा गया, फटाफट लिखो। अभी तो यहां से लिख लो, अभी मिटा नहीं रहा हूं, फटाफट लिखो। क्योंकि आज एक साथ ही समझ लो, फिर क्या होगा कि लेक्चर टूट जाएगा ना, तो फिर वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस समझते जाना, सुनते जाना। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। सब सुनते जाओ। आपने जो लैब में टाइट्रेशन करा था वो कुछ ऐसा ही करा था। आपने क्या करा था, यहां पर HCl ले लिया था, HCl का वॉल्यूम कितना लिया था आपने, 50 ml लिया था।
याद आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो HCl है, इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो अननोन थी, ठीक है। इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, अननोन थी। पूरी पिक्चर सुन लो भी एक बार में, है ना। इसकी नॉर्मेलिटी अननोन थी, वॉल्यूम नोन था, है ना। अब अपन ने क्या करा, ये क्या होती है, ब्यूरेट होती है, ठीक है। और ब्यूरेट में क्या होती है, मार्किंग होती है, ठीक है। अब मान लो अपन ने यहां पर क्या भर दिया, अपन ने यहां पर भर दिया NaOH का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन भर दिया, NaOH का सोल्यूशन। अब ये क्या है, NaOH का सोल्यूशन है, ठीक है। ये इसकी फाइनल वॉल्यूम है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। NaOH है और इसका कंसंट्रेशन आपको नोन है, मतलब N2 की जो वैल्यू है, या मैं ऐसे कह दूं, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH जो है वो नोन है, कुछ भी वैल्यू है ना, मुझे उससे मतलब नहीं है कितनी है वैल्यू, ये नोन वैल्यू है, ठीक है। डिफाइंड है, इसको नोन की जगह डिफाइंड लिख दो, ये डिफाइंड है, ठीक है। यार बातें मत करो यार, इधर सुनो ध्यान से। NaOH की वैल्यू जो है, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH आपको डिफाइंड है, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl क्या है, अननोन है, वॉल्यूम ऑफ HCl भी क्या है, नोन है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहां पर टाइट्रेशन करते हो। अब अगर मैं टाइट्रेशन की बात करूं तो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी अननोन सब्सटेंस का आप यहां पर क्या फाइंड करते हो, कंसंट्रेशन फाइंड करते हो, किसकी मदद से, जिसका कंसंट्रेशन आपको नोन हो, साथ ही साथ इसका नेचर क्या होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट नेचर होना चाहिए, उसे अपन बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन की मदद से अपन अननोन सब्सटेंस का क्या फाइंड करते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, किसकी मदद से, नॉन कंसंट्रेशन ऑफ अपोजिट नेचर सब्सटेंस, नॉन कंसंट्रेशन ऑफ अपोजिट नेचर सब्सटेंस की मदद से अपन यहां पर कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। और कंसंट्रेशन किसका फाइंड करते हैं, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, अननोन है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन अपन फाइंड कैसे करते हैं, यहां पर अपन क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaH को यहां पर क्या करते हैं, गिराते हैं, है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, NaH को यहां पर अपन गिराते हैं। इससे पहले आप क्या करते हो, पिपेट की मदद से यहां पर HCl का 50 ml लेते हो, वो सारी प्रोसीजर अपन पहले ही कर चुके हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ, सपोज करो, सुनना ध्यान से, सपोज करो आपको यहां पर HCl का कंसंट्रेशन दे दिया जाए, HCl का कंसंट्रेशन दे दिया जाए, वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी आपको NaOH की भी पता है, ठीक है। और पूछ लिया जाए इसका वॉल्यूम फाइंड करो कि कब जाके ये टाइट्रेशन खत्म होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर दोगे। टाइट्रेशन तो तभी खत्म होगा जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, मैं 1 बोल रहा हूं एसिड को, तो क्या N1 पता है, हाँ पता है, V1 पता है, हाँ पता है, ये 50 है, N2 पता है, हाँ पता है, तो V2 निकल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, V2 निकालने के लिए क्या लैब में जाओगे, नहीं, ये तो खुद ही निकाल लोगे। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको लैब बुलाने के लिए वो क्या करता है, ये N1 अननोन रख देता है, ये N1 क्या रख देता है, अननोन रख देता है। अब एक एक्सप्रेशन है, दो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और एक बार V2 आ गया तो N1 आ जाएगा, तो इसलिए आपको लैब में बुलाता है वो, ठीक है। अच्छा अब आगे सुनो, मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपन को क्या निकालना है, V2 की वैल्यू निकालनी है। एक बार V2 पता पड़ गया, V2 कौन है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, एक बार V2 पता पड़ गया तो N1 आ जाएगा, है ना। अब V2 कैसे पता पड़ेगा, जब अपन इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पे डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, और यहां पर जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट होगा, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा, मैं कह सकता हूं V2 आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है, इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते 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 गया, न्यूट्रलाइजेशन आया, वहीं पे मैंने इस स्टॉपर को क्लोज कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कुछ मान लो, फाइनल वॉल्यूम आ गया VF, तो क्या मैं चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूंगा, और चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करके क्या मेरे पास ये V2 आ जाएगा, और एक बार V2 आ गया तो क्या मेरे पास N1 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर दिक्कत पता है क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा न्यूट्रलाइजेशन हो गया? मुझे पता चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन कब हो चुका है, जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन देगा इंडिकेटर। तो मुझे यहां पर डालने पड़ेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। ये बात समझ में आ रही है? और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर कौन सा डालूंगा मैं? HPH, फिनोक्सिलिन। मैंने क्या डाल दिया अब इसमें? इंडिकेटर डाल दिया, क्योंकि इंडिकेटर की मदद से मुझे पता चलेगा कि यहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन आ चुका है। ये बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे बताएगा? कलर चेंज करके। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर अभी मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है। क्या यहां पर फिनोक्सिलिन एसिडिक मीडियम में कोई कलर दिखाएगा? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ये अपना कलर चेंज कब करेगा? बेसिक मीडियम में। अब कहानी सुनना, इनिशियली मैंने मान लिया पीएच कितना है? 3। कितना है पीएच? 3। पीएच है 3। इसमें अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं? एनओएच डाल रहे हैं। तो जब आपने टाइट्रेशन करा होगा तो पहले तो स्टार्टिंग में इसका पूरा नल खोल दिया होगा, पर आपको बोला क्या होगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है। पर आपने क्या कर दिया होगा? सुर्र करके इसको खोल दिया होगा और मस्त धार निकल रही होगी सुर्र करके, है ना? अब मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से। मतलब तेजी से एनओएच आ रहा है अभी, है ना? पर तेजी से एनएच आ रहा है, पर ये जो पीएच चेंज होगा ना, ये धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सोल्यूशन जो है ये एसिडिक है। आप इसमें बेस गिरा रहे हो तो क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे पीएच चेंज करेगा। ठीक है, धीरे धीरे भी डालोगे तब भी धीरे धीरे ही करेगा, तेजी से भी डालोगे तब भी धीरे धीरे ही करेगा, है ना? अब पीएच कैसे चेंज होगा? आप इसमें क्या डाल रहे हो? बेस डाल रहे हो। बेस भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? पहले 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। क्या न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया? क्या क्या न्यूट्रल पॉइंट आ गया? क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर हो चुके हैं? हो चुके हैं बराबर। पर मुझे एक बात बताओ, पीएच 7 हो गया है, इस सोल्यूशन का पीएच 7 हो गया है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया है। मुझे इसके बारे में इंडिकेशन कौन देगा? क्या इंडिकेटर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? इंडिकेटर इंडिकेशन कैसे देता है? कलर चेंज करके। और कलर चेंज कहां करता है? बेसिक में। अभी तो न्यूट्रल पॉइंट आया है, यहां से लेकर यहां तक तो एसिडिक मीडियम चल रहा था, और एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर कलर चेंज करता नहीं है। पीएच 7 पे आया न्यूट्रल पॉइंट, तब भी नहीं करेगा। ये अपना कलर चेंज कब करेगा? बेसिक मीडियम में। आपको पता नहीं चलेगा कि यहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। तो ये तो क्या आ गया? पीएच 7 पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। बात समझ में आई? इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। पर आपको नहीं पता पड़ेगा अभी कि यहां पर टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको कब पता पड़ेगा? जब मीडियम क्या हो जाएगा? बेसिक। अब आप क्या करोगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको गिराओगे, है ना? जैसे एक बूंद गिरेगी, 2 बूंद गिरेगी, यहां पर ये जो पीएच है ना, ये इतनी तेजी से शूट होगा। क्यों? क्योंकि गिर भी क्या रहा है? बेस। और यहां पर भी क्या है? बेस। पहले एसिड था और अपन क्या गिरा रहे थे? बेस गिरा रहे थे। तो धीरे धीरे पीएच चेंज हो रहा था। पर यहां पर अब अपन क्या गिरा रहे हैं? बेस गिरा रहे हैं, और सोल्यूशन भी कैसा हो चुका है? बेसिक हो चुका है। तो पीएच इतनी तेजी से शूट करेगा कि 7 के बाद डायरेक्ट आपको यहां पर 8 से 10 की रेंज दिखाई देगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तुरंत ये कहां पर पहुंच जाएगा? 8 से 9, 9 से 10, फटाफट भाग जाएगा। कितनी बूंदों में? सिर्फ 2 बूंदों में। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, तो जो पीएच है ड्रास्टिकली भागता है। और कहां तक भाग जाता है? एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ये 8 to 11 भाग जाता है। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ 0.3 ml से। 0.3 मतलब 49.8 ml होता है जब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के आसपास बातें आती है, और 50.1 ml तक तो ये 11 pH पे भाग जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आप 2-3 बूंदे डालते हो यहां पर, तो क्या होता है कि यहां पर ये जो इंडिकेटर है ये अपना कलर चेंज कर लेता है। कलर क्यों चेंज कर लेता है? क्योंकि बेसिक मीडियम आ गया। ये बात समझ में आ रही है? और जैसे ही बेसिक मीडियम आया तो कलर कौन सा हो जाएगा? बेबी पिंक। है ना? और आपको कहा जाता है टाइट्रेशन तब बंद कर देना, NaOH का यहां पर ये जो स्टॉपर है ये तब बंद कर देना जब लाइट से भी लाइट पिंक कलर नजर आए।
क्यों? क्योंकि टाइट्रेशन तो कब का ही खत्म हो चुका था, टाइट्रेशन तो यहीं पर खत्म हो चुका था, अपन को इंडिकेशन बहुत बाद में मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इंडिकेशन कब मिल रहा है? अपन को इंडिकेशन मिल रहा है जब पीएच रेंज आ रही है 8 से लेकर 10 के बीच में, और टाइट्रेशन तो पहले ही खत्म हो चुका था। तो जब यहां पर जब यहां पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, जब इंडिकेटर यहां पर कलर चेंज करता है, कलर कहां चेंज करेगा? 8 से लेकर 10 के पीएच के बीच में। कलर कहां चेंज करेगा फिनोल्फ्थालीन? 8 से 10 के पीएच के बीच में कलर चेंज करेगा, और जब कलर चेंज करेगा तब जाके आता है एंड पॉइंट, और अपन वहां पर टाइट्रेशन रोक देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? पर मुझे एक बात बताओ, रोकना तो पहले चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो मुझे एक बात बताओ, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट जब ज्यादा पास पास होंगे तब गुड रिजल्ट मिलेंगे, या इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट ज्यादा दूर दूर होंगे तब गुड रिजल्ट मिलेंगे? जब पास पास होंगे तब गुड रिजल्ट मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और इसलिए पता है कोई कोई क्या करता है, यहां पर मान लो वॉल्यूम का गैप आ जाता है, सपोज करो 40 ml आ गया, 40 ml पे क्या आ गया? एंड पॉइंट आ गया। तो कोई कोई पता है क्या करता है, यहां पर बोल देता है 38.73 ml पर मेरा आया है एंड पॉइंट, ये बताने के लिए कि हमने बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप करा है ना, बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप करा है। अच्छा, कोई कोई तो बहुत शातिर होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता, कोई कोई तो बोल देते हैं 38.73 ml पर आया है, और कोई कोई क्या कहते हैं, मेरा तो 38.739 पर आया था। घोंचों को पता ही नहीं होता है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ये कैलकुलेट ही नहीं करता है है ना, फालतू बिन फालतू दिमाग लगाते है ना। तो ये बात समझ में आई? और जो फिनोक्सिलिन होता है, फिनोक्सिलिन एग्जैक्टली कहां पर पीएच में चेंज दिखाता है, कलर में चेंज दिखाता है? 8.2 से लेकर 10.2 के बीच में। जो पीएच जो कलर चेंज आता है इंडिकेटर फिनोक्सिलिन का, वो किस रेंज में आता है? 8.2 से 10.2 के बीच में आता है। आपको यहां पर जाके पता चलता है कि एंड पॉइंट आ चुका है, आपको यहां पर जाके पता चलता है, जब पीएच यहां पर हो जाता है ना इस सोल्यूशन का, तब आपको पता चलता है कि टाइट्रेशन खत्म हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? फिनोल्फ्थालीन समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे सुनना। यहां पर अपन ने क्या निकाल ली थी? पीएच कैलकुलेशन निकाल ली थी। अब अपन यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रेंज ऑफ रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर। मुझे फॉर्मूला बता सकते हो? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग आई एन माइनस अपॉन एच आई एन। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेटली यहां पर मैं कह सकता हूं ये रेशियो चेंज हो रहा है, ये रेशियो ही तो चेंज हो रहा है, ऑड आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये रेशियो चेंज हो रहा है, तभी पीएच चेंज हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर जो पीएच रेंज होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी? इसके रेशियो पे डिपेंड करेगी। और मुझे बताओ पीएच रेंज निकालेगा कौन, आप या मैं? आईयूपीएसी। और उसने क्या रेंज निकाली होगी? सर कुछ ऐसा जाना पहचाना सा लग रहा है, ये 1/10 से लेकर 10/1 तक। सर ये कैसे निकाली इसने? यहां पर तो कोई परसेंटेज एरर की बात भी नहीं होती है, तो ये रेंज क्या है? वहां पर तो परसेंटेज एरर की बात भी समझ में आती थी कि भाई अपन बफर सोल्यूशन में एसिड मिला रहे हैं, बेस मिला रहे हैं, तो पीएच ना के बराबर चेंज हो रहा है, वहां पर परसेंटेज एरर समझ में भी आता है। पर सर यहां पर थोड़ी ना परसेंटेज एरर होगा, यहां पर कौन सा परसेंटेज एरर? सुनना ध्यान से। आईयूपीएसी ने जब कैलकुलेशन करी थी ना इस रेंज की, तो क्या सोच के करी थी कि जो ह्यूमन आई सेंसिटिविटी होती है वो इस रेंज में कलर को आसानी से डिटेक्ट करती है। मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर इंडिकेटर पहले से ही मौजूद था और यहां पर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप में NaOH डाल रहा हूं, तो क्या कलर चेंज नहीं हो रहा होगा? अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा होगा, पर अपन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पानी में भी तो मैं कह सकता हूं पीएच माइनस मौजूद था, अगर मैंने HPH की रिएक्शन लिखी थी तो ये थोड़ा तो टूटा था, थोड़ा टूटा था, नहीं टूटा था? अगर ये थोड़ा सा होगा मतलब मैं कह सकता हूं थोड़ा सा पिंक कलर होगा, पर मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो ह्यूमन आई सेंसिटिविटी जब कलर के चेंज को डिटेक्ट करती है वो इस रेंज में डिटेक्ट करती है। ये बात समझ में आ रही है? और इसे अपन कहते हैं पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर।
क्लियर है बात सभी को? तो क्या मैं बोल सकता हूं पीएच की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी? पीकेए -1 से लेकर पीकेए +1 तक, और ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी? पीएच इज इक्वल टू पीकेए के बराबर। क्लियर है यहां तक बात? और मजेदार बात बताऊं, एचपीएच की जो पीएच रेंज आती है ना, वो ये आती है 8.9 से 10.2। ये अपन ने कैसे निकाली? एक्सपेरिमेंट की मदद से, है ना? और अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में भी निकालोगे तो रेंज पीएच की, एचपीएच की क्या हो जाएगी? 8.2 से 10.2 तक। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर एचपीएच की जो पीकेए वैल्यू होती है वो होती है 9.2। अगर ये 9.2 है तो मुझे पता है ये जो गैप है ये 2 यूनिट का है, तो ये कितना हो जाएगा? 8.2 से 10.2। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो क्या मैं यहां पर ऐसे ही बेसिक इंडिकेटर की रेंज निकाल सकता हूं? बेसिक इंडिकेटर की रेंज, बेसिक इंडिकेटर की रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ बेसिक इंडिकेटर, रेंज ऑफ बेसिक इंडिकेटर, रेंज ऑफ बेसिक इंडिकेटर क्या हो जाएगी? मैं फॉर्मूला लिख लूंगा, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग आईएन प्लस अपॉन आईएनओएच। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पीओएच की रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? पीओएच की रेंज हो जाएगी पीकेबी -1 से लेकर पीकेबी +1 तक, और बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बफर बफर जैसा है? सुनना ध्यान से, एक चीज आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी, आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, अच्छी किताब पढ़ोगे ना मिल जाएगा। सुनना ध्यान से, बफर, बफर की मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम बफर एक्शन यहां पर मिलता था, पर इंडिकेटर के लिए ये पॉइंट सबसे खराब पॉइंट होता है। क्यों होता है? सुनना ध्यान से। अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो कलर चेंज नजर आएगा ना, जो अपनी आंखें, आईज सेंस कर पाएंगी कलर के चेंज को, वो इस रेंज में ही कर पाएंगी, सिर्फ इस रेंज में। इससे बाहर गया मेरी आईज सेंस ही नहीं कर पाएंगी। ये बात समझ में आ रही है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो कलर चेंज होता है वो एक रेंज में जाके होता है, ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर पीएच पर कलर चेंज आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहते हैं यहां पर फिनोक्सिलिन कलर चेंज कर रहा है एट पीएच 9.3, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। किसी एक पर्टिकुलर पीएच पर वो कलर चेंज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कहां से कहां मूव करना है? कलरलेस से पिंक में मूव करना है। तो वो जब मूव करेगा तो वो इस पीएच रेंज में मूव करेगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ये नहीं कह सकते इंडिकेटर ने रंग बदल दिया, वो एक रेंज में कलर चेंज करता है। ये बात समझ में आती है? अब ये सबसे खराब पॉइंट क्यों होता है? वो इसलिए होता है, अगर मैं यहां पर बात करूं बेसिक इंडिकेटर की, तो बेसिक इंडिकेटर यहां पर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, एक क्वेश्चन का जवाब दे देना, ये बेसिक इंडिकेटर है, ठीक है? कौन से मीडियम में काम करेगा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं MEOH की, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग? ओस्टवाल्ड ने कहा था सारे के सारे वीक होंगे। ये बात समझ में आ रही है? आयनाइज्ड फॉर्म, अनआयनाइज्ड फॉर्म। आयनाइज्ड फॉर्म डार्कर होगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म लाइटर होगा। ये येलो कलर का होता है और ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। ये बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पर इस पॉइंट की बात करूं, इंडिकेटर के लिए सबसे खराब पॉइंट होता है। क्यों? सुनना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो आईएन प्लस और आईएनओएच का रेशियो क्या होगा? क्या रेशियो होगा? 1:1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तभी ये बीचों बीच होगा। और अगर रेशियो 1:1 है, मतलब मैं कह सकता हूं इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन सेम है। किस किस का कंसंट्रेशन सेम है? MEOH आयन का और Me प्लस का, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। मेरी आईज ये अच्छे से डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी कि यहां पर ये येलो कलर है या ऑरेंज रेड कलर है, मुझे मिक्सचर नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? मतलब मेरी आईज इस पॉइंट पे तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी कलर क्या चल रहा है। क्लियर है बात सभी को? कलर का चेंज
मैं कब डिटेक्ट कर पाऊंगा? इस पूरी रेंज में जाके डिटेक्ट कर पाऊंगा, ऐसे नहीं किसी एक पॉइंट पे कर दूंगा। जब तक ये पूरी रेंज मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्लास में वो 2 टेबल रह गई, वो मैं समझा दूंगा आपको। थैंक यू। कल मैं आपका खत्म कर दूंगा एनिक। कल तो वैसे हो भी जाएगा। थैंक यू।